सन 2006 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान एक दिलचस्प बात सामने आई। एक ही टीवी डिबेट को करोड़ों लोगों ने देखा। सभी उम्मीदवारों ने वही शब्द बोले, वही आंकड़े प्रस्तुत किए और वही घटनाएं बताई। लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद दो समूहों की राय बिल्कुल अलग थी। एक समूह को लगा कि उनका उम्मीदवार स्पष्ट रूप से जीत गया, जबकि दूसरे समूह को भी उतना ही विश्वास था कि उनके उम्मीदवार की जीत होगी। सवाल यह है कि जब तथ्य एक ही थे तो निष्कर्ष इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्या एक पक्ष के लोग कम बुद्धिमान थे, या फिर इंसानी दिमाग किसी और तरीके से काम करता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? यही सवाल सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोनाथन हाइट ने वर्षों तक खुद से पूछा। उन्होंने पाया कि इंसानों के बीच सबसे तीखी बहसें, चाहे वे राजनीति की हो, धर्म की हो या नैतिक मूल्यों की, अक्सर तथ्यों की कमी से नहीं बल्कि नैतिक दृष्टिकोण के अंतर से पैदा होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर सामने वाले के पास सही जानकारी पहुंच जाए तो वो हमारी तरह सोचने लगेगा, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अधिक जटिल है। कई बार दो शिक्षित, ईमानदार और बुद्धिमान लोग एक ही सच को देखकर बिल्कुल अलग नैतिक निष्कर्ष निकालते हैं। इसका कारण उनकी बुद्धि नहीं, उनके भीतर मौजूद अलग अलग नैतिक ढांचे होते हैं। यहीं से शुरू होती है मॉरल साइकोलॉजी, यानी वो विज्ञान जो ये समझने की कोशिश करता है कि सही और गलत का एहसास हमारे भीतर आता कहां से है। क्या ये केवल तर्क का परिणाम है? क्या ये केवल धर्म या संस्कृति सिखाती है, या फिर लाखों वर्षों के विकास क्रम ने हमारे दिमाग में कुछ ऐसे नैतिक पैटर्न्स बना दिए हैं जो आज भी हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं? हाइट का शोध बताता है कि नैतिकता केवल किताबों से सीखी हुई चीज नहीं है। ये हमारी भावनाओं, सामाजिक अनुभवों, संस्कृति और विकास क्रम का मिश्रण है। यही ये किताब एक बहुत पुराने विश्वास को चुनौती देती है। सदियों तक पश्चिमी दर्शन में ये धारणा रही कि इंसान पहले तर्क करता है, फिर निर्णय लेता है। लेकिन हाइट कहते हैं कि वास्तविकता अक्सर इसका उल्टा करती है। अधिकांश स्थितियों में हमारा दिमाग पहले सहज रूप से एक नैतिक निर्णय बना लेता है और उसके बाद हमारा दिमाग उस तर्क या उस निर्णय को सही साबित करने के लिए एक कारण ढूंढने लगता है। दूसरे शब्दों में, हमारा तर्क कई बार न्यायाधीश नहीं बल्कि वकील की तरह काम करता है। उसका उद्देश्य सत्य खोजना नहीं बल्कि पहले से बने हुए निर्णय का बचाव करना होता है। इस विचार को समझने के लिए हाइट ने कई प्रसिद्ध प्रयोग किए, जिनमें से सबसे चर्चित था मॉरल डम्फाउंडिंग। प्रतिभागियों को ऐसे काल्पनिक नैतिक प्रसंग सुनाए गए जिनमें किसी को प्रत्यक्ष नुकसान नहीं पहुंचता था, लेकिन अधिकांश लोगों को वे कार्य फिर भी गलत लगे। जब उनसे पूछा गया कि वे क्यों गलत है, तो शुरुआत में कई लोगों ने अलग अलग तर्क दिए, लेकिन जैसे जैसे हर तर्क का तार्किक उत्तर दिया गया, अंत में बहुत से प्रतिभागी केवल इतना कह पाए कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये गलत लगता है। यही वो क्षण था जिसने दिखाया कि हमारी नैतिक भावनाएं कई बार हमारे तर्क से पहले ही सक्रिय हो जाती है। अगर आप अपने जीवन पर नजर डालें तो शायद आपको भी ये पैटर्न दिखाई देगा। परिवार में किसी सामाजिक मुद्दे पर बहस हो, दोस्तों के बीच राजनीतिक चर्चा हो, या सोशल मीडिया पर कोई वाद विवाद हो, बहुत कम लोग वास्तव में अपनी राय बदलते हैं। अधिकांश लोग नए तथ्यों पर निष्पक्ष होकर नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपने पहले से बने हुए विश्वासों के चश्मे से परखते रहते हैं। इसलिए बहस अक्सर जानकारी की नहीं, पहचान और नैतिकता की बन जाती है। दी राइचस माइंड केवल ये नहीं सिखाती कि लोग क्यों अलग सोचते हैं,
ये हमें अपने ही दिमाग का एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें हम समझ पाते हैं कि हमारी निश्चितताएं हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम ये समझ जाएं कि हर व्यक्ति को दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अपना अलग होता है, तो बहस जीतने से पहले इंसानों को समझना हम सीख सकते हैं। लेकिन अगर तर्क हमेशा पहला कदम नहीं है, तो फिर असली निर्णय कौन लेता है? हमारे भीतर ऐसा कौन सा तंत्र है जो एक ही पल में सही और गलत का एहसास पैदा कर देता है और तर्क उसके पीछे पीछे चलता है? इसी रहस्य से इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि एक परिवार में रात के खाने के दौरान एक सामाजिक मुद्दे पर चर्चा शुरू होती है। कुछ ही मिनटों में बातचीत बहस में बदल जाती है। दोनों पक्ष पढ़े लिखे हैं, दोनों के पास अपने अपने तर्क है और दोनों को पूरा विश्वास है कि वे सही है। लेकिन 1 घंटे की बहस के बाद भी किसी की राय नहीं बदलती। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि लोग तर्क दे रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो महसूस होता है कि तर्क केवल बाद में आ रहे हैं। असली फैसला तो बहस से शुरू होने से कुछ सेकंड पहले ही तय हो चुका था। यही इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है कि हम पहले महसूस करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं। जोनाथन हैइट इस विचार को समझने के लिए एक प्रसिद्ध रूपक देते हैं, राइडर एंड एलिफेंट। कल्पना कीजिए कि एक विशाल हाथी चल रहा है और उसकी पीठ पर एक छोटा सा सवार बैठा हुआ है। सामान्यतः हमें लगता है कि सवार हाथी को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हाथी किसी दिशा में जाने का निर्णय ले लें तो सवार उसको रोक नहीं सकता। हमारे दिमाग में हाथी हमारी इंट्यूशन, भावनाएं और स्वचालित नैतिक प्रतिक्रियाएं हैं, जबकि सवार हमारा रीजन यानी तर्क है। हमें लगता है कि तर्क निर्णय लेता है, जबकि अधिकांश परिस्थितियों में तर्क केवल उस दिशा को सही साबित करने की कोशिश करता है जिसे भावनाएं पहले से ही चुन चुकी होती है। ये विचार केवल फिलॉसफी की कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस भी बताती है कि किसी स्थिति को देखने के कुछ मिली सेकंड के भीतर हमारे भावनात्मक मस्तिष्क के हिस्से, विशेष रूप से एमिगडाला और अन्य भावनात्मक नेटवर्क्स, प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और विश्लेषण से जुड़ा हुआ है, उस प्रतिक्रिया को समझने और व्यवस्थित करने का काम करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तर्क बेकार है, बल्कि ये है कि तर्क कई बार पहला चालक नहीं बल्कि दूसरा विश्लेषक होता है। इसी सिद्धांत को परखने के लिए हैइट ने मॉरल डम्फाउंडिंग एक्सपेरिमेंट किया। प्रतिभागियों को ऐसे काल्पनिक प्रसंग सुनाए गए जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य से किसी को वास्तविक रूप से नुकसान नहीं पहुंचता था। फिर भी अधिकांश लोगों ने वो कार्य नैतिक रूप से गलत समझ लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने नियम, परंपरा या संभावित नुकसान जैसे तर्क दिए। लेकिन जब हर तर्क को तार्किक रूप से चुनौती दी गई, तब कोई लोग अंत में केवल इतना कह पाए कि मैं इसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये गलत लगता है। इस स्थिति को मॉरल डम्फाउंडिंग कहा गया। ये प्रयोग दिखाता है कि कई नैतिक निर्णय पहले इंट्यूशन से आते हैं और रीजन बाद में उनके समर्थन में खोजा जाता है। ये प्रक्रिया पोस्ट हाउस रीजनिंग कहलाती है। पोस्ट हाउस का अर्थ है निर्णय के बाद बनाया गया तर्क। हम अक्सर मानते हैं कि हमने किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए बार बार सोच विचार किया है, जबकि वास्तविकता में हमारा दिमाग पहले निष्कर्ष बना चुका होता है और बाद में उसके समर्थन में कहानी तैयार करता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को देखकर अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं
और दोनों को अपने तर्क को पूरी तरह से उचित समझने की समझ भी होती है। वे जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे होते, बल्कि उनका दिमाग अलग प्रारंभिक नैतिक संकेतों से संचालित हो रहा होता है। इसका प्रभाव आज के डिजिटल युग में और भी स्पष्ट दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर कोई विवादास्पद वीडियो वायरल होता है, कुछ ही मिनटों में लाखों लोग उस पर राय बना लेते हैं। बाद में वे लेख पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं और आंकड़े साझा करते हैं, लेकिन अक्सर उनका उद्देश्य सच की खोज नहीं होता। वे केवल अपनी पहले से बनी हुई राय को मजबूत करने वाली जानकारी ढूंढते हैं। साइकोलॉजी में इसे मोटिवेटेड रीजनिंग भी कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि अपने पक्ष के वकील की तरह व्यवहार करता है। यही पैटर्न्स परिवारों में भी दिखाई देता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों और पति पत्नी के बीच जो बहस होती है, वो बहसें इसलिए लंबी नहीं चलती कि तथ्य कम है, बल्कि इसलिए कि दोनों की नैतिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पहले से ही बन चुकी होती है। इसलिए केवल अधिक तर्क देने से समाधान नहीं निकलता। जब तक भावनात्मक स्तर पर विश्वास और समझ विकसित की नहीं होती, तब तक तर्क अक्सर केवल टकराव और बढ़ा देते हैं। हाइट का उद्देश्य यह साबित करना नहीं कि इंसान तर्कहीन है। उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि तर्क और इंट्यूशन दोनों आवश्यक है, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग है। इंट्यूशन हमें तेज निर्णय लेने में मदद करती है, जबकि रीजन उन निर्णय की समीक्षा करने, उन्हें सुधारने और दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर देती है। समस्या तब पैदा होती है जब हम मान लेते हैं कि हमारा तर्क हमेशा निष्पक्ष है। लेकिन अगर हर व्यक्ति का हाथी अलग दिशा में चलता है, तो फिर समाज में कुछ लोग उदारवादी विचारों की ओर और कुछ परंपरावादी विचारों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना छिपी हुई है? यही प्रश्न हमें इस पुस्तक के अगले महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाएगा। सन 1954 में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया गया, जिसे आज रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। कुछ बच्चों को एक समर कैंप में दो अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। शुरुआत में दोनों समूहों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रतियोगिताएं शुरू हुई और उन्हें अपनी अपनी टीम की पहचान दी गई, कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे से नफरत करने लगे। गालियां, झगड़े और हिंसा तक की नौबत आ गई। सबसे हैरानी की बात थी कि ये बच्चे पहले से दुश्मन नहीं थे, केवल हम और वे की भावना ने उनके बीच के व्यवहार को बदल दिया। यही घटना इस सवाल का जवाब देने की शुरुआत करती है कि लोग अच्छे होते हुए भी एक दूसरे से इतनी गहरी असहमति रख सकते हैं। जोनाथन हाइट कहते हैं कि इसका कारण केवल विचारों का अंतर नहीं, बल्कि मॉरल जो प्रायोरिटीज होती है उनका डिफरेंस है। हर इंसान न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, परंपरा और समानता जैसी नैतिक बातों को महत्व देता है, लेकिन सभी इन मूल्यों को एक जैसी प्राथमिकता नहीं देते। उदाहरण के लिए, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अवसर को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि कुछ लोग सामाजिक व्यवस्था, परंपरा और राष्ट्रीय एकता को अधिक महत्व देते हैं। दोनों पक्ष नैतिक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके नैतिक कंपास की दिशा अलग अलग होती है। इसलिए अक्सर बहस सही बनाम गलत की नहीं, बल्कि किसी मूल्य को पहले से बनाए रखने की होती है। हाइट अपने शोध में पाते हैं कि सामान्य रूप से उदारवादी यानी कि लिबरल और परंपरावादी सोच वाले लोगों के बीच नैतिक पैटर्न्स अलग होते हैं। उदारवादी अक्सर करुणा, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक जोर देते हैं, वहीं जो परंपरावादी होते हैं वे करुणा को महत्व देने के साथ साथ वफादारी, अधिकार और परंपराओं को भी इस समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक पक्ष नैतिक है और दूसरा नहीं, बल्कि दोनों अलग अलग नैतिक मानचित्र का उपयोग करके दुनिया को देख रहे होते हैं। यही कारण है कि
एक ही नीति किसी व्यक्ति को न्यायपूर्ण लगती है और दूसरे को बहुत ही खतरनाक लगने लगती है। यही कन्फर्मेशन बायस बहस को और जटिल बना देता है। जब किसी व्यक्ति की राजनीतिक या धार्मिक पहचान बन जाती है तो उसका दिमाग अनजाने में केवल वही जानकारी स्वीकार करने लगता है जो उसकी पहले से बनी मान्यताओं को समर्थन करने लगे। विरोधी तथ्य सामने आने पर भी वो उन्हें संदेह की नजर से देखता है। यही वजह है कि चुनावों के दौरान एक ही भाषण सुनकर दो लोग अलग अलग निष्कर्ष निकाल देते हैं। दोनों को लगता है कि तथ्य उनके पक्ष में है, जबकि वे वास्तव में अलग अलग तथ्यों पर ध्यान दे रहे होते हैं। डिजिटल युग में इस प्रवृत्ति को और भी तेज कर दिया है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें वही पोस्ट, वही वीडियो और वही विचार बार बार दिखाते हैं जिनसे हम पहले सहमत रहे हैं। धीरे धीरे हम एक इको चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां हमारी अपनी राय अलग अलग आवाजों के वापस आने से हमें अपनी आवाज सुनाई देने लगती है। जब लंबे समय तक केवल एक ही प्रकार की जानकारी मिलती है तो दूसरी राय केवल गलत नहीं बल्कि अजीब और खतरनाक भी लगने लगती है। इससे संवाद कम होता है और ध्रुवीकरण बढ़ता जाता है। इसी पैटर्न्स को हम धर्म, राष्ट्रवाद और सामाजिक आंदोलनों में भी देख सकते हैं। जब कोई विचार केवल एक ही मत नहीं रह जाता बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है, तब उसकी आलोचना हमें व्यक्तिगत हमला लगने लगती है। उस समय हम विचारों की रक्षा नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी पहचान की रक्षा कर रहे होते। इसलिए कई बहसें कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि उनका केंद्र तथ्य नहीं बल्कि पहचान होती है। हाइट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि असहमति हमेशा अज्ञानता का प्रमाण नहीं होती। कई बार ये अलग नैतिक प्राथमिकताओं का स्वाभाविक परिणाम होती है। यही हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दुनिया को एक अलग नैतिक लेंस से देख रहा है तो शायद हम उसे हराने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार शुरू होता है। बेमूल नैतिक आधार कौन से हैं जिन पर इंसान की पूरी नैतिक खड़ी हुई है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा खेलते खेलते अचानक सड़क पर गिर जाता है। आसपास मौजूद हर व्यक्ति बिना किसी विचारधारा, धर्म या राजनीति के उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब एक दूसरा दृश्य सोचिए। किसी राष्ट्रीय ध्वज का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाता है। इस बार लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहेंगे और कुछ इसे गंभीर नैतिक अपराध मानेंगे। सवाल यह है कि पहले दृश्य पर लगभग सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी थी, लेकिन दूसरे पर इतनी अलग क्यों? जोनाथन हाइट कहते हैं कि इसका कारण यह है कि इंसान की नैतिकता केवल एक सिद्धांत पर नहीं बल्कि 6 अलग अलग नैतिक आधारों पर टिकी हुई है। हर व्यक्ति इन आधारों को अलग महत्व देता है और यहीं से हमारी नैतिक सोच बनती। पहला आधार है केयर यानी करुणा और दूसरों को पीड़ा से बचाने की प्रवृत्ति। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार ये भावना माता पिता द्वारा अपने बच्चों की रक्षा करने की आवश्यकता से विकसित हुई है। जो समूह अपने कमजोर सदस्यों की देखभाल करते थे उनके जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक थी। आज यही आधार हमें किसी घायल व्यक्ति की मदद करने, पशुओं के प्रति संवेदनशील होने या सामाजिक कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। राजनीति में ये स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव अधिकार जैसे मुद्दों में दिखाई देता है। परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में और कार्यस्थल पर ऐसे नेताओं में जो केवल परिणाम नहीं बल्कि लोगों की भलाई की चिंता करते। दूसरा आधार है फेयरनेस यानी न्याय और निष्पक्षता। लेकिन हाइट बताते हैं कि न्याय का अर्थ हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता। कुछ लोग समान अवसर को न्याय मानते हैं जबकि कुछ लोग मेहनत के अनुसार मिलने वाले पुरस्कार को। यही कारण है कि टैक्स, आरक्षण, वेतन या
संसाधनों के बंटवारे जैसे विषयों पर अलग अलग विचार पैदा होते हैं। विकास क्रम के दौरान ये आधार इसलिए बना क्योंकि सहयोग तभी टिक सकता है जब लोगों को लगे कि उनके साथ धोखा नहीं हो रहा। इसलिए निष्पक्षता केवल नैतिक आदर्श नहीं बल्कि सफल समाज की आधारशिला भी है। तीसरा आधार है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। इंसान स्वाभाविक रूप से अत्यधिक नियंत्रण और दमन का विरोध करता है। इतिहास में अनेक क्रांतियां, चाहे वे औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हो या नागरिक अधिकारों के लिए, इसी नैतिक आधार से प्रेरित थी। लेकिन स्वतंत्रता केवल सरकार तक सीमित नहीं है। परिवार में अत्यधिक नियंत्रण, कार्यस्थल पर माइक्रो मैनेजमेंट या समाज में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध भी इसी आधार को सक्रिय कर देता है। इसलिए कई बार लोग आर्थिक लाभ से पहले अपनी स्वतंत्रता को चुनते हैं। चौथा आधार है लॉयल्टी यानी अपने समूह के प्रति निष्ठा। विकास क्रम में अकेला इंसान जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए परिवार, कबीला और समुदाय के बीच प्रति वफादारी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज यही भावना सेना में देशभक्ति, खेलों में टीम स्पिरिट और कंपनियों में संगठन के प्रति समर्पण के रूप में दिखाई देती। लेकिन यही आधार कभी कभी हमें बनाम बे की मानसिकता में भी पैदा कर देती है, जहां समूह रक्षा के नाम पर दूसरे समूह के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ने लगता है। इसलिए निष्ठा समाज को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। पांचवा आधार है अथॉरिटी यानी वैध नेतृत्व और व्यवस्था का सम्मान। इसका अर्थ अंधी आज्ञाकारिता नहीं है। इसका अर्थ है कि हर सफल समूह में कुछ नियम और नेतृत्व ऐसे हो जो अराजकता ना फैलाए। आज परिवार में माता पिता, विश्वविद्यालय में शिक्षक, न्यायालय, सेना और संस्थानों में विश्वसनीयता इसी आधार पर टिकी हुई है। लेकिन जब अथॉरिटी जवाबदेही खो देती है, तब यही आधार विद्रोह का जन्म ले लेता है। इसलिए स्वस्थ समाज वो है जहां अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। छठा और सबसे कम समझा जाने वाला आधार है सैंक्टिटी यानी पवित्रता और गरिमा का भाव। पहली नजर में ये केवल धर्म से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में इसका दायरा बहुत बड़ा है। लोग मंदिर, मस्जिद, राष्ट्रीय स्मारक, संविधान, पारिवारिक परंपराएं या यहाँ तक कि प्रकृति को भी पवित्र मान सकते हैं। यह आधार हमें ये महसूस कराता है कि कुछ चीजें केवल उपयोगिता के लिए नहीं होती, उनका प्रतीकात्मक और नैतिक महत्व भी होता है। इसी कारण अलग अलग संस्कृतियों में भोजन, वस्त्र, विवाह और धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति अधिक और अलग संवेदनशीलता दिखाई देती है। हाइट का सबसे बड़ा योगदान ये है कि वे कहते हैं इन 6 आधारों में से कोई भी अकेले समाज नहीं चला सकता। केवल करुणा से व्यवस्था नहीं बनती, केवल अधिकार से स्वतंत्रता नहीं बचती और केवल स्वतंत्रता से सामाजिक एकता नहीं टिकती। हर समाज इस नैतिक आधारों का अपना अलग अलग संतुलन बनाता है। यही संतुलन उसकी संस्कृति, राजनीति और संस्थाओं को आकार देता है। लेकिन अगर नैतिकता केवल व्यक्ति के भीतर नहीं बल्कि पूरे समाज की संरचना में मौजूद है, तो फिर अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग नियम कैसे विकसित करती है? और क्यों एक समाज में जो सही माना जाता है वही दूसरे समाज में अस्वीकार्य हो सकता है? यही प्रश्न हमें अब एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाएगा। मान लीजिए कि आप भारत के किसी एक गांव में किसी शादी में शामिल होते। वहां परिवार, रिश्तेदार, परंपराएं और सामाजिक निर्णय सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। कुछ महीनों बाद आप अमेरिका के किसी शहर में एक शादी देखते हैं जहां व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। फिर जापान की ओर नजर डालते हैं जहां अनुशासन,
सामूहिक जिम्मेदारी और सामाजिक समानता व्यक्तिगत इच्छाओं से भी ऊपर रखी जाती है। तीनों समाजों में लोग अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा इंसान होने की जो उनकी परिभाषा है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्या नैतिक सार्वभौमिक है या समाज उसे अपने अनुसार गढ़ता है? जोनाथन हाइट इस प्रश्न का उत्तर मॉरल मैट्रिक्स की अवधारणा से देते हैं। उनके अनुसार हर इंसान केवल अपने दिमाग से नहीं सोचता, बल्कि उस सांस्कृतिक ढांचे के भीतर से सोचता है जिसमें वो बड़ा हुआ है। मॉरल मैट्रिक्स एक अदृश्य चश्मे की तरह है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। ये हमें बताती है कि किस बात पर गर्व करना है, किस पर शर्म महसूस करनी है, किसे सम्मान देना है और किन बातों का विरोध करना है। दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर इस चश्मे को देख ही नहीं पाते, क्योंकि बचपन से ही हमारी सामान्य वास्तविकता ये बन चुका होता है। इसका गहरा संबंध कल्चर से है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि शुरुआती मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे। हर समूह ने अपने अस्तित्व के लिए अलग नियम विकसित किए। कहीं सहयोग सबसे जरूरी था, कहीं अनुशासन, तो कहीं व्यक्तिगत साहस। समय के साथ यही नियम परंपराओं, राजनीतिक रिवाजों और नैतिक मूल्यों में बदल गए। इसलिए संस्कृति केवल त्योहारों, भोजन या भाषा का नाम नहीं, वो हमारी नैतिक सोच की निर्माता है। यही कारण है कि एक समाज में जो व्यवहार सामान्य माना जाता है वही दूसरे समाज में अस्वीकार्य लगता है। भारत एक इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ परिवार को केवल कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था माना जाता है। कई निर्णय व्यक्तिगत इच्छा से अधिक सामूहिक हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका जैसे समाजों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं जापान में सामाजिक सामंजस्य इतना महत्वपूर्ण है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर अपने व्यक्तिगत भावों को भी नियंत्रित रखते हैं ताकि समूह की शांति बनी रहे। इसमें से कोई भी मॉडल पूरी तरह सही या गलत नहीं है। वे अलग अलग ऐतिहासिक जो परिस्थितियां हैं और सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार विकसित हुए हैं। यही ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का टकराव समझ आता है। आधुनिक समाज व्यक्तिगत अधिकारों, नवाचार और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है, जबकि परंपराएं स्थिरता, पहचान और सामाजिक निरंतरता प्रदान करती है। समस्या तब शुरू होती है जब एक पक्ष परंपरा को प्रकृति का दुश्मन मानने लगता है और दूसरा पक्ष हर नए विचार को अपनी संस्कृति के लिए खतरा समझने लगता है। हाइट कहते हैं कि स्वस्थ समाज वो है जो परिवर्तन को अपनाए लेकिन अपनी सामूहिक पहचान पूरी तरह कटे नहीं। इसी संदर्भ में कोलेक्टिव आइडेंटिटी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब लोग स्वयं को केवल मैं के रूप में नहीं बल्कि हम के रूप में देखने लगते हैं, तब उनके निर्णय बदल जाते हैं। यही भावना किसी देश के संकट के समय एकजुट करने की क्षमता रखती है, किसी समुदाय को कठिन परिस्थितियों में सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है और किसी संस्था में लोगों को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर काम करने की प्रेरणा देती है। लेकिन यही सामूहिक पहचान यदि इंटॉलरेंट बन जाए तो दूसरे समूहों के प्रति अविश्वास, संघर्ष भी पैदा कर सकती है। इसलिए समूह की पहचान शक्ति भी है और जिम्मेदारी भी। हाइट का निष्कर्ष ये नहीं है कि सभी संस्कृतियां समान है या सभी मूल्य एक जैसे होने चाहिए। उनका कहना है कि किसी समाज को समझने से पहले उनकी मॉरल मैट्रिक्स को समझना उससे भी अधिक आवश्यक हो जाता है। जब तक हम केवल अपने नैतिक चश्मे से दुनिया को देखते रहेंगे तब तक दूसरे समाजों के निर्णय हमें अव्यवहारिक या गलत ही लगते रहेंगे। लेकिन अगर संस्कृति हमारी नैतिकता को आकार देती है तो एक और प्रश्न उठता है, क्या नैतिकता का उद्देश्य केवल सही और गलत तय करना है या उसका एक बड़ा काम समाज को एकजुट रखना भी है? यही विचार हमें अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाएगा।
इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि कल सुबह पूरी दुनिया से धर्म का अस्तित्व अचानक से समाप्त हो गया। ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई चर्च, ना कोई गुरुद्वारा है। पहली नजर में कुछ लोगों को ये एक अधिक आधुनिक और तार्किक समाज की शुरुआत लग सकती है, लेकिन अब एक दूसरा सवाल पूछिए, क्या केवल धार्मिक इमारतें गायब होगी या उसके साथ वे सामाजिक तंत्र भी समाप्त हो जाएंगे जो सदियों से लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए आए। यही प्रश्न है जिसे जोनाथन हाइट एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वे धर्म को केवल ईश्वर के विश्वास के रूप में नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली सोशल टेक्नोलॉजी के रूप में समझते हैं। हाइट का विचार है कि अगर हम विकास क्रम की दृष्टि से देखें तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि बड़े समूहों में सहयोग करने की क्षमता थी। लेकिन सहयोग तभी संभव है जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। यही ट्रस्ट किसी भी समाज की सबसे बड़ी मूल्यवान पूंजी है। इतिहास में धर्म ने केवल आध्यात्मिक प्रश्नों का जो उत्तर है वो नहीं दिया, बल्कि ये भी तय किया कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे और किन नियमों के आधार पर समुदाय बनाएंगे। दूसरे शब्दों में धर्म ने सामाजिक विश्वास का एक मंझा हुआ ढांचा तैयार किया। यही कारण है कि लगभग हर प्राचीन सभ्यता में धार्मिक रिचुअल्स दिखाई देते हैं। पहली नजर में सामूहिक प्रार्थना, उपवास, त्योहार या तीर्थ यात्राएं केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, लेकिन सोशियोलॉजी इन्हें एक अलग नजरिए से देखती है। जब हजारों लोग एक ही समय पर एक ही कार्य करते हैं तो उनके बीच साझा पहचान और विश्वास की भावना और भी ज्यादा मजबूत होती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल डर्केम ने इसे कलेक्टिव एफर्सेंस कहा, यानी कि ऐसा अनुभव जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं से बड़ा किसी समुदाय का एक हिस्सा बनना महसूस करता है। यही अनुभव लोगों को मैं से हम की ओर ले जाता है। आधुनिक शोध भी इस दिशा में रोचक संकेत देते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार जिन समूहों में साझा नैतिक नियम और सामाजिक अनुष्ठान थे वे अक्सर अधिक संगठित रहे और कठिन परिस्थितियों में बेहतर सहयोग कर पाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म के बिना नैतिकता असंभव है, बल्कि ये है कि धर्म ने हजारों वर्षों तक नैतिक सहयोग को संगठित करने का एक प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाया। इसलिए हाइट धर्म को केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक समन्वय की एक ऐतिहासिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि धर्म हमेशा सकारात्मक परिणाम ही देता है। इतिहास गवाह है कि जब धार्मिक पहचान करुणा की जगह कट्टरता का रूप ले लेती है तब वही शक्ति संघर्ष और हिंसा का कारण भी बन सकती है। इसलिए हाइट धर्म का बचाव या विरोध नहीं कर रहे, वे केवल ये समझा रहे हैं कि यदि हमें मानव समाज को सही ढंग से समझना है तो धर्म को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी समझना होगा कि उसने सामाजिक विश्वास, सहयोग और सामुदायिक जीवन के निर्माण में अपनी क्या भूमिका निभाई। आज भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। कई लोगों की धार्मिक संस्था में केवल पूजा करने की बात नहीं होती, बल्कि वहां उन्हें अपनाना, सहायता, अपनापन, सामाजिक संबंध और कठिन समय में भावनात्मक सहारा मिलता है। यही कारण है कि आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी दुनिया के अधिकांश समाजों में किसी न किसी रूप से धार्मिक या सामुदायिक संस्थाएं बनी हुई है। वे केवल विश्वास की नहीं बल्कि सामाजिक पूंजी का स्रोत है। लेकिन यदि धर्म और नैतिकता का एक उद्देश्य लोगों को एक साथ जोड़ना है तो फिर इतिहास में इतने बड़े युद्ध, संघर्ष और विभाजन भी इन्हीं नैतिक विश्वासों के नाम पर क्यों हुए? आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो सहयोग को कभी कभी टकराव में बदल देती है? आइए समझते हैं। ये एक ऐसा ही है जैसे मानो एक फुटबॉल मैच चल रहा है। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग अपनी अपनी टीम के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब उनकी टीम जीत जाए तो वे अजनबियों की तरह
सबको, चाहे वो कोई भी हो, सबको गले लगा लेते हैं। लेकिन अगर वही टीम हार जाए तो कुछ लोग हिंसक तक हो सकते हैं। सोचिए, जिन खिलाड़ियों को वे व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं, उनके लिए इतनी तीव्र भावनाएं क्यों पैदा हुई? इसका उत्तर केवल खेल नहीं बल्कि मानव विकास क्रम में छिपा हुआ है। जोनाथन हाइट कहते हैं कि इंसान केवल एक सोचने वाला प्राणी नहीं बल्कि वो एक ट्राइबल प्राणी भी है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि लाखों वर्षों तक इंसान छोटे छोटे समूहों में रहा। उस समय अकेले जीवित रहना लगभग असंभव था। भोजन, सुरक्षा और बच्चों की परवरिश सब कुछ समूह पर निर्भर था। इसलिए हमारे मस्तिष्क ने एक ऐसी प्रवृत्ति विकसित की जिनमें अपने समूह को भरोसा करना और बाहरी समूह के प्रति सतर्क रहना जीवित रहने की रणनीति बन गई। यही प्रवृत्ति आज भी हमारे भीतर मौजूद है। भले ही हमारा समाज पूरी तरह बदल चुका हो, लेकिन हम और वे की जो भावना है वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है। इसलिए ये जो हम और वे की भावना कोई आधुनिक समस्या नहीं बल्कि एक प्राचीन जैविक विरासत है। यही कारण है कि ग्रुप आइडेंटिटी हमारी व्यक्तिगत पहचान से अधिक शक्तिशाली बन सकती है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी समूह का हिस्सा बनता है तो वो उस समूह की सफलता और असफलता को अपनी व्यक्तिगत सफलता और असफलता की तरह महसूस करने लगता है। इसलिए राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय, खेल टीम या यहाँ तक कि किसी कंपनी का कर्मचारी भी अपने समूह की आलोचना को कई बार व्यक्तिगत अपमान की तरह समझने लगता है। अब बहस केवल विचारों की नहीं रहती बल्कि पहचान की बन जाती है। यहीं से पोलराइजेशन की शुरुआत होती है। जब लोग केवल अपने जैसे लोगों के बीच में रहते हैं तो उनके विचार समय के साथ अधिक कट्टर हो सकते हैं। इसलिए ग्रुप पोलराइजेशन कहा जाता है। शोध बताते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति समान सोच वाला हो और लंबे समय तक केवल आपस में चर्चा भी करते रहें तो उनकी राय पहले की तुलना में और अधिक चरम तक कट्टर हो जाती है। यही कारण है कि कई सामाजिक और राजनीतिक विवाद समय के साथ शांत होने के बजाय और अधिक तीखे हो जाते हैं। डिजिटल युग ने इस प्रवृत्ति को एक अलग तरह की शक्ति दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केवल जानकारी नहीं दिखाते बल्कि हमारी पसंद के अनुसार सामग्री चुनते हैं। धीरे धीरे हमें ऑनलाइन ट्राइब्स का हिस्सा बनने की क्षमता महसूस होने लगती है। हमारी टाइमलाइन पर वही लोग, वही विचार और वही दृष्टिकोण बार बार दिखाई देते हैं जिनसे हम पहले सहमत हो चुके होते हैं। इससे हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी तरह सोचती है, लेकिन जैसे ही कोई अलग विचार सामने आता है वो केवल असहमति नहीं बल्कि खतरे जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए आज ऑनलाइन बहसें अक्सर संवाद की ज्यादा संघर्ष में बदल जाती है। ये ट्राइबल माइंड केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। स्पोर्ट्स में भी लोग अपनी टीम के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ब्रांड्स की दुनिया में भी यही मनोविज्ञान काम करता है। कुछ लोग किसी मोबाइल ब्रांड, कार कंपनी या टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम होता है उसका इतना समर्थन करने लग जाते हैं कि वे उसकी कमियों को नजरअंदाज करने लग जाते हैं। नजरअंदाज छोड़िए, वे उसे देख भी नहीं पाते। कई बार उत्पाद खरीदना केवल उपयोगिता का निर्णय नहीं होता बल्कि वो उन्हें अपनी पहचान व्यक्त करने का तरीका बना देते हैं। कंपनियां भी इसी मनोविज्ञान का उपयोग करके अपने ग्राहकों को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि कम्युनिटी का सदस्य बनाने की कोशिश करती है। हाइट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि ट्राइबल माइंड अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। इसी से मानव सभ्यता ने सहयोग, विश्वास और बड़े बड़े समाजों का निर्माण संभव किया। समस्या तब पैदा होती है जब समूह के प्रति निष्ठा सत्य की खोज के प्रति जो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस क्षण हमारा उद्देश्य सही उत्तर ढूंढना छोड़कर केवल अपने समूह को जिताना सही समझता है या उसके प्रति वो निष्पक्ष सोच कमजोर पड़ने लग जाती है, तब यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू होती है। लेकिन अगर हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अपने समूह का पक्ष लेता है तो क्या हम कभी निष्पक्ष और खुले विचारों वाले बन सकते हैं? या फिर इस ट्राइबल माइंड से ऊपर उठने का कोई रास्ता है?
अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए कि एक पति पत्नी किसी साधारण विषय पर बहस शुरू करते हैं। शुरुआत में मुद्दा केवल घर के किसी छोटे फैसले पर होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में बातचीत पुराने झगड़ों, शिकायतों और आरोपों तक पहुंच जाती है। अब दोनों का उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं रहता, बल्कि खुद को सही साबित करना बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी समझने के लिए नहीं सुन रहा होता। यही पैटर्न्स दोस्तों की बहस और टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया पर होने वाली जितनी भी बहसें हैं, उनमें हमें बार बार दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जोनाथन हाइट कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है मोटिवेटेड रीजनिंग। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा दिमाग सत्य की खोज करता है, लेकिन वास्तविकता में कई बार उस निष्कर्ष की रक्षा कर रहा होता है जिसे हम पहले से मान चुके होते हैं, पहले से हम जिस पर अटल हो चुके होते हैं। जब कोई जानकारी हमारे विश्वासों का समर्थन करती है तो हम उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई तथ्य हमारी बुद्धि या हमारी राय के विरुद्ध हो जाता है, हमारा मस्तिष्क तुरंत उसे खामियां खोजने की कोशिश करता है या उसे उसके विरुद्ध एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करता है। इसलिए बहस में दोनों पक्ष अलग अलग तथ्यों का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपने अपने विश्वासों की रक्षा कर रहे होते हैं। इसका कारण केवल विचार नहीं, बल्कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन भी है। साइकोलॉजी बताती है कि समय के साथ हमारे विचार हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी राजनीतिक विचार, धार्मिक विश्वास या जीवन दर्शन से जुड़ा रहा, तो उस विचार की आलोचना उसे अपनी व्यक्तिगत आलोचना जैसी महसूस होती है। इसलिए जब कोई उसकी राय को चुनौती देता है तो उसका मस्तिष्क इसे केवल बौद्धिक असहमति नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा की स्थिति के रूप में देखता है। यही वजह है कि बहस के दौरान लोग अक्सर रक्षात्मक हो जाते हैं। यहीं एक और रोचक घटना सामने आती है, जिसे बैकफायर इफेक्ट कहा जाता है। कुछ परिस्थितियों में जब किसी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध बहुत मजबूत प्रमाण दिए जाते हैं, तो वो अपनी राय बदलने के बजाय पहले से अधिक दृढ़ हो जाता है। हालांकि बाद में शोध बताते हैं कि यह प्रभाव हर स्थिति में समान रूप से नहीं मिलता, लेकिन इतना स्पष्ट है कि केवल तथ्य प्रस्तुत कर देना हमेशा किसी का मन नहीं बदलता, बल्कि जानकारी व्यक्ति की पहचान या गहरे नैतिक विश्वासों से टकराती है। तो उसका पहला उत्तर तर्क नहीं, बल्कि बचाव हो सकता है। इसी कारण लिसनिंग फ्यूचर हमारी सबसे बड़ी संचार समस्याओं से एक बन जाती है। अधिकांश लोग बातचीत के दौरान सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि उसके बोलते समय अपने अगले उत्तर की तैयारी कर रहे होते। कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में इसे रिएक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। जब सुनने का उद्देश्य उत्तर देना हो तब समझ पैदा नहीं होती, लेकिन जब उद्देश्य वास्तव में सामने वाले का दृष्टिकोण समझना हो तब संवाद की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि एक अच्छे मध्यस्थता और एक अच्छे प्रभावी नेता को पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। इंटरनेट पर यह समस्या और भी गहरी हो जाती है। सामने वाले की बातचीत, चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और मानवीय जुड़ाव मौजूद होता है, लेकिन ऑनलाइन बहसों में केवल शब्द दिखाई पड़ते हैं, जिससे गलतफहमियां और भी बढ़ जाती है और लोग सामने वाले के प्रति एक ऐसी विचारधारा का टैग लगा देते हैं जो एक विरोधाभास पैदा करती है। परिणाम ये होता है कि चर्चा ज्ञान का आदान प्रदान नहीं, बल्कि सार्वजनिक मुकाबला बन जाती है, जहां लक्ष्य सत्य नहीं जीत होता है। हाइट का निष्कर्ष बेहद व्यवहारिक है। अगर आपका उद्देश्य किसी का दृष्टिकोण बदलना है तो सबसे पहले उसे ये महसूस कराना होगा कि उसकी पहचान सुरक्षित है। सम्मान और जिज्ञासा अक्सर वहां सफल हो जाते हैं जहां तथ्य और तर्क अकेले असफल हो जाते हैं। लोग केवल इसलिए नहीं बदलते कि उन्हें बेहतर तर्क मिल गया, वे इसलिए बदलते हैं कि जब उन्हें लगता है कि नया विचार अपनाने से उनका आत्मसम्मान और पहचान खतरे में नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बहस से अक्सर हमारे विचार नहीं बदलती, तो फिर क्या कोई ऐसा तरीका है
जिससे अलग अलग नैतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग एक दूसरे को बेहतर समझ सके। आइए इस प्रश्न को थोड़ा उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो कि एक राजा युद्ध जीतकर अपने महल में लौटता है। उसके पास अपार शक्ति है, विशाल सेना है और पूरे साम्राज्य का नियंत्रण है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हजारों लोगों की मृत्यु देखी। इतिहास बताता है कि इस अनुभव ने केवल एक राजा को नहीं बदला बल्कि पूरे शासन की नैतिक दिशा ही बदल दी। विजय की जगह करुणा, हिंसा की जगह धर्म और विस्तार की जगह जन कल्याण को महत्व मिलने लगा। यह घटना एक महत्वपूर्ण सत्य बताती है। सभ्यताओं को केवल तलवारें नहीं बल्कि नैतिक विचार भी आकार देते हैं। जोनाथन हाइट कहते हैं कि मोरालिटी केवल व्यक्तिगत व्यवहार का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कानून, संस्कृति, शिक्षा, संस्थाएं और नेतृत्व, इन सब की जड़ में किसी न किसी प्रकार का नैतिक दृष्टिकोण छिपा हुआ होता है। उदाहरण के लिए किसी समाज में निष्पक्षता का बड़ा मूल्य है तो उसके कानून सम्मान अधिकारों पर आधारित होंगे। यदि सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोच्च मूल्य है तो वही समाज कठोर नियमों और मजबूत संस्थाओं को प्राथमिकता देगा। इसलिए कानून केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, वे उस समाज की नैतिक सोच का प्रतिबिंब भी बनते हैं। यही कारण है कि लीडरशिप केवल प्रशासनिक क्षमता का नाम नहीं, एक प्रभावी नेता लोगों के नियमों से पहले नियमों या मूल्यों से जोड़ता है। इतिहास के अधिकांश सफल नेताओं ने केवल नीतियां नहीं बनाई बल्कि लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी बड़े नैतिक उद्देश्य का हिस्सा है। यही वजह है कि लोग कई बार जटिल परिस्थितियों में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे केवल आदेश का पालन नहीं कर रहे होते बल्कि उस नैतिक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जिस पर उन्हें विश्वास होता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 18वीं शताब्दी के फ्रांस में लोगों ने केवल आर्थिक असमानता के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था, वे एक नए नैतिक सिद्धांत लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को स्थापित करना चाहते थे। ये दिखाता है कि जब समाज के बड़े हिस्से को ये महसूस होने लगे कि वर्तमान व्यवस्था नैतिक रूप से उचित नहीं है, तब परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं रहता बल्कि नैतिक क्रांति का रूप ले लेता है। हालांकि इतिहास ये सिखाता है कि यदि नैतिक आदर्श संतुलित ना रहे तो क्रांति हिंसा और अराजकता में बदल जाती है। 20वीं शताब्दी का सिविल राइट्स मूवमेंट भी इसी बात का प्रमाण है। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष केवल कानून बदलने के लिए नहीं था बल्कि नैतिक नियम या चेतना बदलने के लिए था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने केवल संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं की बल्कि करुणा, समानता और मानव गरिमा के नैतिक मूल्यों की अपील की। जब समाज की नैतिक संवेदना बढ़ने लगी तब कानूनों में भी बदलाव संभव हुआ। यह दर्शाता है कि स्थायी सामाजिक परिवर्तन केवल शक्ति से नहीं बल्कि नैतिक वैधता से आता है। हाइट हमें यह समझाते हैं कि हर मजबूत इंस्टीट्यूशन, चाहे वो न्यायपालिका हो, शिक्षा व्यवस्था हो, परिवार हो या लोकतंत्र, विश्वास पर टिका हुआ होता है और विश्वास केवल नियमों से नहीं बनता, वो साझा नैतिक मूल्यों से बनता है। जब लोग ये मानना छोड़ देते हैं कि संस्थाएं निष्पक्ष और नैतिक है, तब सबसे मजबूत व्यवस्था भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए किसी भी सभ्यता की वास्तविक शक्ति उनकी इमारतों, तकनीकों या सेना में नहीं बल्कि उसके साझा नैतिक ढांचों में होती है। लेकिन अगर नैतिकता सभ्यताओं से भी बनी हुई तो वो बदल भी सकती है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या अलग अलग नैतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग भी कभी एक दूसरे को समझ सकते हैं या मानव समाज हमेशा ऐसे ही विभाजित रहेगा? आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं एक एग्जाम्पल से। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं।
पहला व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत सफल है, उसके पास शानदार घर है, अच्छी नौकरी है और जीवन की लगभग हर सुविधा मौजूद है। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, आय कम है लेकिन उसके परिवार के साथ गहरे संबंध है, दोस्त है और ये महसूस होता है कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप दोनों से पूछे कि कौन अधिक खुश है तो इसका उत्तर केवल बैंक बैलेंस देकर नहीं दिया जा सकता। यही वो विरोधाभास है जिसे जोनाथन हाइट द हैप्पीनेस पैराडॉक्स कहते हैं। इंसान केवल सुख की तलाश करके हमेशा खुश नहीं होता। आधुनिक समाज में हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि खुशी का मतलब ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा विकल्प और ज्यादा व्यक्तिगत सफलता। इसे हम इस तरह से नहीं समझ सकते हैं। इस सोच ने विचार, विज्ञान, नवाचार और व्यक्तिगत अधिकारों को आगे बढ़ाया है, लेकिन साइकोलॉजी के कई शोध ये भी बताते हैं कि जब व्यक्ति केवल अपनी उपलब्धियों को ही जीवन का केंद्र बना लेता है तो धीरे धीरे सामाजिक जुड़ाव से वो दूर होने लगता है। फिर अकेलापन, चिंता और उद्देश्यहीनता जैसी समस्याएं केवल गरीब समाजों में नहीं बल्कि अत्यधिक विकसित और समृद्ध देशों में भी तेजी से बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत सफलता और मानसिक संतुष्टि हमेशा एक ही चीज नहीं होती। यही हाइट एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं प्लेजर और मीनिंग का। प्लेजर वो है जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराता है। स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, सोशल मीडिया पर लाइक्स या नई चीजें खरीदने से मिलने वाला आनंद इसी श्रेणी में आता है। लेकिन मीनिंग यानी अर्थपूर्ण जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ने से पैदा नहीं होता। जबकि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों का भविष्य बनाता है, कोई डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा करता है या कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए त्याग करता है, तो उन्हें हमेशा तत्काल सुख नहीं मिलता बल्कि कई बार कठिनाइयां भी मिलती है। फिर भी वे अपने जीवन को अधिक संतोषजनक महसूस करते हैं क्योंकि उनका जीवन केवल सत्य तक या स्वयं तक सीमित नहीं था। इसी कारण रिलेशनशिप को पॉजिटिव साइकोलॉजी में खुशी का सबसे मजबूत आधार माना गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की सबसे प्रसिद्ध हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट, जो कई दशकों तक चली, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घकालिक खुशी और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण धन या प्रसिद्धि नहीं बल्कि मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते हैं। जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि कठिन समय में उसके साथ खड़े होने वाले लोग हैं तो उसका मानसिक संतुलन और जीवन अधिक संतुष्ट हो जाता है। हाइट भी कहते हैं कि इंसान मूल रूप से सामाजिक प्राणी है। अकेले उपलब्धियां हासिल करना संभव है लेकिन अकेले गहरी खुशी पाना कठिन है। यही कारण है कि कम्युनिटी का महत्व आधुनिक जीवन में और बढ़ जाता है, चाहे वो परिवार हो, मित्रों का समूह हो, कोई सामाजिक संस्था हो या स्वयं सेवा का कार्य। जब व्यक्ति स्वयं को बड़े किसी समूह का हिस्सा महसूस करता है तो उसके जीवन का उद्देश्य और जुड़ाव दोनों आ जाते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारा मस्तिष्क लाखों वर्षों तक समूहों में रहने के लिए विकसित हुआ था। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता कभी कभी हमें आजाद तो बनाती है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं छोड़ती। हाइट का निष्कर्ष बहुत संतुलित है। वे ये नहीं कहते कि व्यक्तिगत सफलता गलत है या सुख की इच्छा करना बुरा है। उनका कहना है कि यदि खुशी को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से मापा जाए तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा महसूस होगा। वास्तविक संतुष्टि तब पैदा होती है जब उपलब्धि, उद्देश्य, रिश्ते और समुदाय ये चारों एक साथ जीवन का हिस्सा बनते हैं। इंसान केवल अपने लिए जीकर नहीं बल्कि किसी बड़े अर्थ से जुड़कर सबसे अधिक विकसित होता है। लेकिन अगर सच्ची खुशी केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं छिपी तो फिर ऐसा जीवन में क्या बनाया जाए जिसमें अलग अलग नैतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग भी साथ रह सके, एक दूसरे को समझ सके और अधिक संतुलित समाज का निर्माण कर सके। आइए इस प्रश्न को थोड़े आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी मीटिंग में अपनी सबसे
बेहतरीन योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पूरा विश्वास है कि यही सही समाधान है। तभी आपका एक सहकर्मी आपकी योजना की आलोचना करता है। उस क्षण आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत उसकी बात काटकर अपनी बात को सही साबित करना। दूसरा, कुछ क्षण रुककर उसकी बात को सोचना कि उसने ऐसा क्या कहा जो मेरी बात की आलोचना कर रहा है या जो मेरी सोच की सीमाओं को दिखा रहा है। यही छोटा सा अंतर एक बुद्धिमान व्यक्ति और केवल बुद्धिमान दिखने वाले व्यक्ति के बीच में दूरी तय करता है। द राइचस माइंड में अंत में जोनाथन हाइट हमें बताते हैं कि नैतिक रूप से परिपक्व होना हमेशा सही नहीं होता, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हमारी सोच हमेशा अधूरी हो सकती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी से, जिसका अर्थ है अपनी बुद्धि को कम नहीं समझना, बल्कि अपनी निश्चितताओं पर प्रश्न उठाने की क्षमता रखना। विज्ञान इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ता है। कोई वैज्ञानिक अपने सिद्धांत से प्रेम नहीं करता, बल्कि उसे बार बार परखता है। यही कारण है कि विज्ञान समय के साथ बेहतर होता जाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम अपने विचार की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। हाइट कहते हैं कि जैसे ही हम मान लेते हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूं, उसी क्षण सीखने का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद आता है एम्पैथी। लेकिन हाइट एम्पैथी केवल किसी दुख को महसूस करना नहीं कहते। वे कहते हैं कि असली सहानुभूति तब होती है जब हम ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अनुभवों और नैतिक मूल्यों के आधार पर उस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा। किसी की राय से सहमत होना आवश्यक नहीं, लेकिन उसकी सोच का रास्ता समझना आवश्यक है। यही समझ पूर्वाग्रह को कम करती है और संवाद की शुरुआत करती है। यही लिसनिंग एक नैतिक कौशल बन जाता है। अधिकांश लोग बातचीत में उत्तर देने के लिए सुनते हैं, जबकि नैतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति समझने के लिए सुनता है। लीडरशिप रिसर्च भी बताती है कि जिन नेताओं में सक्रिय रूप से सोचने की जो क्षमता होती है, वे अधिक भरोसा पैदा करते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे केवल अपनी जानकारी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोणों पर भी निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। हाइट एक और महत्वपूर्ण अभ्यास की बात करते हैं, जिसे स्टील मीनिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है सामने वाले के तर्क का सबसे मजबूत और सबसे निष्पक्ष रूप से स्वयं को प्रस्तुत करना, फिर उसका उत्तर देना। ये स्ट्रॉबॉम्ब का उल्टा है, जहां हम विरोधी पक्ष के तर्क को कमजोर बनाकर उस पर हमला करते हैं। स्टील मीनिंग हमें मजबूर करता है कि हम विरोधी विचार को उसकी सर्वोच्चतम अवस्था में समझे। ये केवल बहस की तकनीक नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का अभ्यास है। यही आदत हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव अपनाने में मदद करती है। कोई भी जटिल समस्या केवल एक दृष्टिकोण से नहीं समझी जा सकती। एक अर्थशास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक, एक समाजशास्त्री और एक शिक्षक एक ही समस्या को अलग अलग नजरिए से देखेंगे। हो सकता है कि कोई भी अकेला पूरी तरह सही ना हो, लेकिन सभी मिलकर वास्तविकता की अधिक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए परिपक्व सोच का एक दृष्टिकोण चुनना नहीं, बल्कि कई दृष्टिकोणों को एक साथ रखकर संतुलित करना है। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। कैरियर में ऐसा व्यक्ति बेहतर टीम का सदस्य बनता है, क्योंकि वो फीडबैक से नहीं डरता। लीडरशिप में वो लोगों को आदेश देकर नहीं, बल्कि समझकर प्रभावित करता है। पेरेंटिंग में बच्चों को केवल आज्ञाकारिता की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उनके प्रश्नों और भावनाओं को भी महत्व देता है। ऐसे लोग कम टकराव और अधिक विश्वास वाले रिश्ते बना पाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बहस जीतना नहीं, सत्य के थोड़ा और करीब पहुंचना होता है। हाइट का अंतिम संदेश ये है कि नैतिक बुद्धिमत्ता का अर्थ अपने सिद्धांतों को छोड़ देना नहीं, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि वे प्रश्नों से डरे नहीं। जो व्यक्ति केवल अपनी आवाज सुनता है, उसकी दुनिया छोटी हो जाती, लेकिन जो दूसरों की दृष्टि से दुनिया को देखना सीख लेता है, उसकी समझ और उसका व्यक्तित्व दोनों विस्तृत हो जाते हैं। और अब हमारे सामने
केवल एक अंतिम प्रश्न बचता है, यदि इंसान की नैतिकता, भावनाएं और सामाजिक पहचान इतनी जटिल है तो इस पूरी पुस्तक का सबसे बड़ा जीवन पाठ क्या है? इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और इस ऑडियो बुक को समेटने की कोशिश भी करेंगे साथ साथ में। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं जहां 5 लोग किसी एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी ईमानदार हैं और सभी समाज का भला चाहते हैं। फिर भी आधे लोग एक निर्णय के पक्ष में हैं और आधे उसके विरोध में। बाहर से देखने पर लगता है कि कोई एक पक्ष गलत होगा, लेकिन दी राइचस माइंड हमें सिखाती है कि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। अधिकांश लोग इसलिए गलत नहीं लगते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए लगते हैं क्योंकि दुनिया को वे एक अलग नैतिक लेंस से देख रहे होते हैं। उनका दिमाग उन मूल्यों को अधिक महत्व देता है जिन्हें आपका दिमाग कम महत्व देता है। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान है। ये हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सी विचारधारा सही है या कौन सी गलत है, या कौन सा धर्म सही है या कौन सा धर्म सही नहीं है। ये हमें अपने मस्तिष्क का एक आईना दिखाती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार मानव समाज लाखों वर्षों तक छोटे छोटे समूहों में विकसित हुआ। सहयोग, वफादारी, न्याय, परंपरा और करुणा, इन सब की जो बातें हैं वो हमारी प्रजाति को जीवित रखने में मदद करती थी। इसलिए आज भी अलग अलग लोग इन नैतिक मूल्यों को अलग अलग प्राथमिकता से देखते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी नैतिक प्राथमिकताएं ही सार्वभौमिक सत्य है। हाइट का सबसे प्रसिद्ध वाक्य इस पूरी यात्रा का सार है, रीजन इज द लॉयर ऑफ आवर इंट्यूशंस। अर्थात हमारा तर्क अक्सर न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष निर्णय नहीं देता, बल्कि एक वकील की तरह पहले से बने निर्णय का बचाव करता है। हम पहले महसूस करते हैं, फिर उन भावनाओं के समर्थन में तर्क खोजते हैं। ये समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और स्वयं के प्रति अधिक ईमानदार बनाती है। जब ये बात समझ में आ जाती है तब बहस का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि समझना बन जाता है। शायद यही कारण है कि जीवन में सबसे मूल्यवान कौशल केवल तेज दिमाग होना नहीं बल्कि खुला दिमाग होना है। जो व्यक्ति अपनी नैतिक सीमाओं को पहचान बना लेता है वो बेहतर नेता बनता है, बेहतर माता पिता बनता है, बेहतर मित्र बनता है और सबसे बढ़कर एक बेहतर इंसान बनता है, क्योंकि वो लोगों को उसके निष्कर्षों से पहले उनकी परिस्थितियों और उनकी मानवीय प्रकृति को समझने की कोशिश करता है। तो इस पुस्तक का अंतिम संदेश केवल इतना नहीं है कि लोग अलग सोचते हैं। इसका वास्तविक संदेश ये है कि इंसानों को समझना, उन्हें हराना नहीं। जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हर व्यक्ति की अपनी नैतिक कहानी होती है और वो उस कहानी का नायक खुद होता है, उसी दिन संवाद टकराव से ऊपर उठकर एक समझ पर बन जाएगा और शायद वहीं से एक अधिक परिपक्व समाज, बेहतर रिश्ते और गहरी मानवीय समझ की शुरुआत होगी। आशा करता हूँ ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।